नव्या लाइब्रेरी में बैठी नोट्स लिख रही थी, तभी कब परख उसके पास आकर बैठ गया उसे पता ही नहीं चला। मुझसे इतनी बेरुखी क्यों नव्या, मैं सह नहीं पाऊंगा। वैसे कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी नहीं हो सकी तो और किसी की नहीं होने दूंगा। कितने दिनों से मैं तुमसे मिलने का प्रयत्न कर रहा हूं पर तुम कन्नी काटकर निकल जाती हो, वह बोला। मेरा पीछा छोड़ दो परख, हमारी राहें और लक्ष्य अलग हैं, नव्या ने उत्तर दिया। दोनों को बातें करता देखकर लाइब्रेरियन ने उन्हें बाहर जाने का इशारा करते हुए द्वार पर लगी चुप रहने का इशारा करने वाली तस्वीर दिखाए। देखो नव्या, मैं आज तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं। तुम मुझे दूसरों की तरह समझने की भूल मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगी। उपभोग करो और फेंक दो की नीति मेरे साथ नहीं चलेगी। पिछले 2 वर्षों में मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। पानी की तरह पैसा बहाया मैंने और इस चक्कर में मेरी पढ़ाई चौपट हो गई सो अलग। परख ने धमकी ही दे डाली। क्यों किया ये सब? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान मत दो। घूमने फिरने का शौक तुम्हें भी कम नहीं है। मैं तो बस मित्रता के नाते तुम्हारा साथ दे रही थी। किस मित्रता की बात कर रही हो तुम? एक युवक और युवती के बीच मित्रता नहीं केवल प्यार होता है। परख की आंखों से चिनगारियां निकल रही थीं। लाइब्रेरी से बाहर निकलकर दोनों कुछ देर वाद विवाद करते हुए साथ चले। फिर नव्या ने परख से आगे निकलने का प्रयत्न करते हुए तेजी से कदम बढ़ाए। वह सचमुच डर गई थी। तभी परख ने जेब से छोटा सा चाकू निकाला और दीवानों की तरह नव्या पर वार करने लगा। नव्या बदहवास सी चीख रही थी। चीख पुकार सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। कुछ विद्यार्थियों ने कठिनाई से परख को नियंत्रित किया। फिर वे आनन फानन नव्या को अस्पताल ले गए। कॉलेज में ये समाचार आग की तरह फैल गया। सब अपने ढंग से इस घटना की विवेचना कर रहे थे। नव्या मित्रों संबंधियों से घिरी इस सदमे से निकलने का प्रयत्न कर रही थी। हालांकि उसके जख्म अधिक गहरे नहीं थे, पर उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। नव्या की फ्रेंड निधि ने उसके स्थानीय अभिभावक मौसी और मौसा को फोन करके सारी घटना की जानकारी दे दी, तो नव्या की मौसी नीला और उसके पति अरुण तुरंत आ पहुंचे। नव्या नीला के गले लगकर फूट फूट कर रोई व आंसुओं के बीच बार बार यह कहती रही, मौसी मुझे यहां से ले चलो। ये खूंखार लोगों की बस्ती है। परख मुझे जान से मार डालेगा। नीला नव्या को सांत्वना देकर धीरज बंधाती रही, पर नव्या हिचकियां लेकर रो रही थी। उसे सपने में भी आशा नहीं थी कि परख उससे ऐसा व्यवहार करेगा। अगले दिन ही नीला उसे अपने घर ले गई। सूचना मिलते ही नव्या के माता पिता आ पहुंचे। सारा घटनाक्रम सुनकर वे स्तब्ध रह गए। नव्या, हमने तो बड़े विश्वास से तुमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, पर तुम्हारे तो यहाँ पहुँचते ही पंख निकल आए। और नीला, तुमने ही कहा था न कि छात्रावास में, वह भी देश की राजधानी में रहकर इसकी प्रतिभा निखर आएगी, पर हुआ इसका उल्टा ही। पूरे परिवार की कितनी बदनामी हुई है ये सब जानकर। अब कौन इससे विवाह करेगा? नव्या के पिता गिरिजा बाबू का दर्द उनकी आंखों में छलक आया। अब तो हम नव्या को अपने साथ ले जाएंगे। कोई और रास्ता तो बचा ही नहीं है। नव्या की मां लीला ने अपना मत प्रकट किया। दीदी, जीजाजी, सच कहूं तो जैसे ही मुझे परख से संबंध के बारे में पता चला, मैंने नव्या को घर बुलाकर समझाया था। इसने वादा भी किया था कि यह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। पर इसी बीच ये घटना घट गई, नीला ने स्पष्ट किया। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि सारी सूचना आप लोगों को दे दे, पर नव्या अपनी सहेली निधि को साथ लेकर आए और अपनी मौसी को समझा ही लिया कि वह आप दोनों को सूचित न करे। तभी अरुण ने पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी। मैंने भी कहाँ सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने तो नव्या को कई बार चेताया भी था कि इस तरह किसी के साथ अकेले घूमना फिरना ठीक नहीं है, पर नव्या ने अनसुना कर दिया। निधि ने अपना बचाव किया। ठीक है, मैं ही बुरी हूं और सब तो दूध के धुले हैं। नव्या निधि की बात सुनकर चिहुन उठी। आप लोग व्यर्थ ही चिंतित हो जाओगी, इसलिए आप लोगों को सूचित नहीं किया था। मुझे लगा कि हम इस स्थिति को संभाल लेंगे। निधि ने भी नव्या की ओर से आश्वस्त किया था, पर कौन जानता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। नीला समझाते हुए रोनासी हो उठी। अभी यह विचार विमर्श चल ही रहा था कि अरुण ने परख के माता पिता के आने की सूचना दी। अब क्या लेने आए हैं? हमारी बेटी की तो जान पर बनाए। इनका यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? लीला बहुत क्रोध में थी। अरुण और नीला ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। हम तो उस अप्रिय घटना के प्रति अपना खेद प्रकट करने आए हैं। परख भी बहुत शर्मिंदा है। आप लोगों से माफी मांगनी चाहता है। परख के पिता धीरज आते ही बोले। क्या कहने आपके बेटे की शर्मिंदगी के? यहाँ तो जीवन का संकट उत्पन्न हो गया। बदनामी हुई सो अलग।
मैं यही विनती लेकर आया हूं कि यदि हम मिल बैठकर समझौता कर ले तो कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत नहीं आएगी। धीरज ने किसी प्रकार अपनी बात पूरी की। चाहते क्या हैं आप? अरुण ने प्रश्न किया। यही कि नव्या परख के पक्ष में अपना बयान बदल दे। हम तो इलाज का पूरा खर्च उठाने को तैयार हैं, धीरज ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारी बेटी के सम्मान का प्रश्न है। गिरिजा बाबू बहुत क्रोध में थे। आपकी बेटी हमारी भी बेटी जैसी है। मानता हूं इसमें हमारा स्वार्थ है, पर यह बात उछलेगी तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी। बल्कि मेरे पास तो एक और सुझाव भी है। गलत मत समझिए, मैं तो मात्र सुझाव दे रहा हूं। मानना न मानना आपके हाथ में है। परख के पिता शांत और संयत स्वर में बोले। क्या सुझाव है आपका? हम दोनों का विवाह तय कर देते हैं। सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। ये दबाव डालने का नया तरीका है क्या? बेटा हमला करता है और उसका पिता विवाह का प्रस्ताव लेकर आ जाता है। कान खोल कर सुन लीजिए, जान दे दूंगी पर इस दबाव में नहीं आऊंगी। घायल अवस्था में भी नव्या उठकर चली आए और पूरी शक्ति से चीखकर फूट फूट कर रोने लगी। नव्या को इस तरह बिलखता देखकर सभी स्तब्ध रह गए। किसी को कुछ नहीं सूझा तो बगले झांकने लगे और परख के पिता हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। आप लोग बच्ची को संभालिए, हम फिर मिलेंगे। परख के पिता अपनी पत्नी के साथ तेजी से बाहर निकल गए। देखा आपने, अभी भी ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मेरा दोष क्या है? यही न कि लड़की होते हुए भी मैंने घर से दूर आकर पढ़ने का साहस किया। पर ये होते कौन है मेरे लिए ऐसी बातें कहने वाले? नव्या का प्रलाप जारी था। गिरिजा बाबू अभी भी क्रोध में थे। जो कुछ हुआ उसके लिए वे नव्या को ही दोषी मान रहे थे और कोई कड़वी सी बात कहनी चाहते थे, पर नव्या की दशा देखकर चुप रह गए। परख और उसके माता पिता अगले दिन फिर आ धमके। परख भी उनके साथ था। उसके लिए उन्होंने जमानत का प्रबंध कर लिया था। ये लोग तो बड़े बेशर्म हैं। फिर चले आए। गिरिजा बाबू उन्हें देखते ही भड़क उठे। जीजाजी, ये समय क्रोध में आने का नहीं है। बातचीत करने में कोई हानि नहीं है। हमें तो केवल ये देखना है कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। नीला ने उन्हें शांत करना चाहा। इतना निरीह तो मैंने स्वयं को कभी अनुभव नहीं किया। सब नव्या के कारण। सोचा था परिवार का नाम ऊंचा करेगी, पर इसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। गिरिजा बाबू परेशान हो उठे। ऐसा नहीं कहते, वह बेचारी तो स्वयं संकट में है। चलिए बैठक में चलिए, वे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मसले को बातचीत से ही सुलझाने का यत्न करिए। नीला और लीला संवेद स्वर में बोली। अरुण गिरिजा बाबू को लेकर बैठक में आ बैठे। परख ने दोनों का अभिवादन किया। यही है परख, अरुण ने गिरिजा बाबू से परिचय कराया। ओह, तो यही है सारी मुसीबत की जड़। गिरिजा बाबू का स्वर बहुत तीखा था। देखिए, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। इस तरह तो आप कड़वाहट को और बढ़ा रहे हैं। हम तो संयम से काम ले रहे हैं, पर आप उसे हमारी कमजोरी समझने की भूल कदापि मत करिए। धीरज ने भी उतने ही तीखे स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, नहीं तो क्या करेंगे आप? हमें भी चाकू से मारेंगे? सच तो यह है कि आपकी जगह यहाँ नहीं, जेल में है। कोई चाकू वाकू नहीं मारा, छोटा सा पेसल छीलने का ब्लेड था जिससे जरा सी खरोंच लगी है। आप लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। परख बड़े ठसके से बोला, मानो उसने नव्या पर कोई बड़ा उपकार किया हो। देखा तुमने अरुण, कितना बेशर्म है ये व्यक्ति। इसे अपनी करनी पर तनिक भी पश्चाताप नहीं है। ऊपर से हमें ही रोब दिखा रहा है। गिरिजा बाबू आग बबूला हो उठे। लो भला, मैं क्यों पश्चाताप करूं? मैं कहता हूं बुलाए न अपनी बेटी को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परख बोला। लो आ गई मैं। कहो क्या कहना है? मुझे कितनी चोट लगी है इसका हिसाब किताब हो चुका है। उसके लिए तुम्हारे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। अब जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे तो सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। मैंने तो कभी अपनी चतुराई का दावा नहीं किया। चतुर तो तुम हो। मुझे कितनी होशियारी से 2 साल मूर्ख बनाती रही। बड़े होटलों, रिजोर्ट में खाना पीना, सिनेमा देखना और कपड़े धुलवाने से लेकर प्रोजेक्ट बनवाने तक का काम बड़ी होशियारी से करवाया। तो क्या हुआ? तुम तो मेरे सच्चे मित्र होने का दावा करते थे। अब बिल चुकाने का रोना रोने लगे। भारतीय संस्कृति में ऐसा ही होता है। बिल सदा युवक ही चुकाते हैं, युवतियां नहीं। तुम्हारे मुंह से भारतीय संस्कृति की दुहाई सुनकर हंसी आती है। हमारी संस्कृति में तो लड़कियों को युवकों के साथ सैर-सपाटा करने की अनुमति ही नहीं है। पर तुम तो भारतीय संस्कृति का उपयोग अपनी सुविधा के लिए करने में विश्वास करती हो।
युवक भी अपना पैसा उन्हीं पर खर्च करते हैं जिनसे उनकी मित्रता हो, हर एरेगेरे पर नहीं। वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़की क्या जाने प्रेम मित्रता जैसे शब्दों के अर्थ। तुम तो न जाने मेरे जैसे कितने युवकों को मूर्ख बना रही थी। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि इस अपमान को चुप रहकर सह लूं। परख भी क्रोध से बोला। इसीलिए मुझे जान से मारने का इरादा था तुम्हारा। तो ठीक है, अब ये सब बातें तुम अदालत में कहना, नव्या ने धमकी दी। देख लिया ना आपने, ये है आज की पीढ़ी। इन्हें हमने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। ये दोनों यहाँ मस्ती कर रहे थे, बड़ों के सामने भी कितनी बेशर्मी से बातें कर रहे हैं। अब परख की माँ रीता ने अपना मत प्रकट किया। आपको बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिए आंटी, पर मैं भी 21वीं सदी की लड़की हूँ। अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेना मुझे भी आता है। अत्याचार तो मुझ पर हुआ है, मुझे कौन न्याय दिलाएगा। 2 वर्षों तक अपना पैसा और समय मैंने इस लड़की पर लुटाया। अब ये कहती है कि हमारी राहें अलग हैं। इसके चक्कर में मेरी तो पढ़ाई भी चौपट हो गई। परख के मन का दर्द उसके शब्दों में छलक आया। अब समझ में आया कि एक युवक और युवती के बीच सच्ची मित्रता हो ही नहीं सकती। मैं जिसे अपना सच्चा मित्र समझती थी वह तो कुछ और ही समझ बैठा था। नव्या अपनी ही बात पर अड़ी थी। जब बड़े विचार विमर्श कर रहे हों तो छोटों का बीच में बोलना शोभा नहीं देता। अब केवल हम बोलेंगे और तुम दोनों केवल सुनोगे। दोष तुम दोनों का ही है। तुम्हारा इसलिए परख कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्रेम की पींगे बढ़ाने लगे, और नव्या तुम्हें नई नई आज़ादी क्या मिली, तुम तो सैर सपाटे में उलझ गईं। या तो तुम परख के इरादे को भांप नहीं पाई, या फिर जानकर भी अनजान बनने का नाटक करती रहीं। तुम तो सारी बातें अपनी मौसी से भी तब तक छिपाती रही जब तक तुम्हारी मौसी ने बलात् सब कुछ उगलवा नहीं लिया। अरुण के स्वर की कड़वाहट स्पष्ट थी। इन सब बातों का अब कोई अर्थ नहीं है। परख की ओर से मैं आपको नव्या बेटी की सुरक्षा का विश्वास दिलाता हूं और चाहता हूं कि आप इस अध्याय को यहीं समाप्त कर दें, धीरज ने आग्रह किया। परख ने जो किया वह क्षमा के योग्य नहीं है, अतः इस बात को समाप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, गिरिजा बाबू क्रोधित स्वर में बोले। धीरज गिरिजा बाबू और अरुण को कक्ष के एक कोने में ले गए। वहां कुछ देर के वाद प्रतिवाद के बाद वे सहमत हो गए कि इस बात को समाप्त करने में ही दोनों परिवारों की भलाई है। नव्या ने सुना तो भड़क उठी। कोई और परिवार होता तो परख को जीवन भर चक्की पिसवाता, पर हमारे परिवार में मेरी औकात ही क्या है, लड़की हूं न। नव्या ने रोने का उपक्रम किया। अब रहने भी दो, मुंह मत खुलवाओ। कोई दूसरा परिवार तुमसे कैसा व्यवहार करता इस बारे में हम कुछ न कहें, इसी में सबकी भलाई है। नीला ने अपनी नाराजगी दिखाई। ठीक है, यदि सभी अपनी जिद पर अड़े हैं तो मेरी भी सुन ले। मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं रहकर पढ़ाई करूंगी, नव्या बड़ी शान से बोली। अवश्य, तुम यहां रहकर पढ़ोगी अवश्य, पर अकेले नहीं। अपनी माँ के साथ रहोगी, उनकी छत्रछाया में, अपनी माँ के नियंत्रण में रहोगी, हमारी शर्तों पर। गिरिजा बाबू तीखे स्वर में बोलते हुए बाहर निकल गए, जिससे थोड़ी सी ताज़ा हवा में सांस ले सकें। बगीचे में पड़ी बेंच पर बैठकर वह दोनों हाथों में मुंह छिपाकर देर तक सिसकते रहे। 4 महीने के बाद उन्होंने सुना कि परख और नव्या फिर दोस्तों के बीच मिल रहे हैं। उनके दोस्तों ने उनके बीच सुलह करा दी। 6 महीने बाद दोनों ने फिर अपने माता पिता को बुलाया और इस बार दोनों ने शर्माते हुए कहा, हम शादी करना चाहते हैं। गिरिजा बाबू और अरुण दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और यह समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या कहें क्या न कहें।